से भी भाजपा में जाएं, कोई भाजपा के भी कांग्रेस पार्टी में आए, तो इसकी तुलना में समझता हूँ कि नहीं की जा सकती। अगर वो कांग्रेस में आना चाहता है तो उसके आने के विचारधारा में विश्वास व्यक्त करके आए। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करके कोई आता है तो कार्यकर्ता के रूप में आएंगे, उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा पार्टी आलाकमान तय करेगी। लेकिन ये दोनों स्थितियां जो हैं वो अलग है। जो हमारी पार्टी से भाजपा में गए हैं वो सिटिंग विधायक थे, जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के ऊपर, कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर और बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दे हमने उठाए थे, उन मुद्दों के चलते वो विधानसभा में पहुंचे थे। और जब उन्होंने दल बदल किया तो वो सरकार को गिराने के षड्यंत्र के तहत। इस स्तर का कोई कार्यकर्ता अगर पार्टी में आता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें वो राजनीति नहीं होगी। सर ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस मुद्दे की वजह से पीछे भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और ये जो चुनाव है अपने आप ही इनमें ये दोबारा से मुद्दा बन गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ओपीएस से असहमति व्यक्त की, उनको ये योजना पसंद नहीं है, वो कहते ये ठीक योजना नहीं है, उस वजह से दोबारा ये मुद्दा बना। अब जयराम जी को लग रहा है कि ओपीएस अगर प्रदेश में पुणे मुद्दा बना तो इस चुनाव में भी उनको नुकसान होगा, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनती है। पहली बात तो है कि दिव्या स्वप्न है भारतीय जनता पार्टी की, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारी सरकार पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। दूसरी बात यह है कि जयराम ठाकुर की भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि वो केंद्रीय नेतृत्व की विचारधारा, उनके विचार, उनकी जो कार्य प्रणाली है और उनके जो क्या कहते हैं उसको, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा और सोच है उसके विरुद्ध जाके वो कोई बात कह सके या कोई फैसला कह सके। उनका ये बयान शुद्ध तौर पर जो एक ओपीएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल में घबराहट है, ये उसकी वजह से उन्होंने जो कर्मचारियों को मूर्ख बनाने के लिए जो है वो उन्होंने बयान दिया। एक और मैं चीज़ छोटी सी जोड़ना चाहूँगा, महिलाओं की जो 1500 रुपये की पेंशन को लेके महिलाओं के बड़े हितैषी होने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हैं। 1500 रुपये की जो गारंटी थी हमारी महिलाओं को देने की, उसको लेकर इन्होंने 14 महीने लगातार शोर शराबा किया। मैं कई चैनल्स के डिबेट में जाता हूँ तो ये बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था। हमारी सरकार ने 1500 रुपये पेंशन जो थी उसको देने का फैसला लिया, पहले एक जिले में लागू की, फिर पूरे प्रदेश में कैबिनेट से अप्रूव हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हुआ और उसको देने की प्रक्रिया और फॉर्म भरे जाने लगे। आप सबने देखा कि किस तरीके से जयराम ठाकुर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास अपनी पूरे विधायकों की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फौज लेके पहुंच के उसको रुकवाने के लिए रुकवाया, लेकिन फिर सफल नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने फिर अलाउ किया कि जो फॉर्म भर गए उनको दो, और अब उसके अगेंस्ट भी दोबारा इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं। तो ये किस तरह के महिलाओं के हितैषी हैं? एक तरफ जो हम महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम गारंटियां पूरी नहीं कर रहे। भाजपा चाहती ही नहीं है कि कांग्रेस अपना कोई वादा जो है वो पूरा कर सके। और ओपीएस को लागू करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को एक तरह से दंडित किया है। हमने जब ओपीएस लागू की उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमारी जो लोन लेने की लिमिट थी उसको कर्टेल किया। फॉरेन फंडिंग से जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसकी जो लोन लेने की और विदेशी बैंकों से लोन लेने की जो सीमा थी उसको घटाया। तो हर लिहाज से जो है 9000 करोड़ रुपया हमारा जो एनपीएस के तहत केंद्र के पास है वो हमको नहीं दे रहे। हर तरीके से एक आर्थिक अस्थिरता पैदा हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के चलते जो है वो दंडित करने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। हमारे साथ हमेशा एक सौतेला व्यवहार इन 14 महीनों में, और इसका हिसाब भी चुनावों में जो है प्रदेश की जनता करेगी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव। कौशल जी, एक नारा चलाया जा रहा है, एक वोट पीएम एक सीएम, इससे कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, क्या नफा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस के किसी व्यक्ति की तरफ से नारा नहीं है, ये मीडिया की क्रिएशन है। मीडिया में मैंने भी पढ़ा कहीं एक वोट पीएम एक वोट सीएम, यहाँ के दोनों वोट पीएम के लिए कांग्रेस को जाएंगे और सीएम के लिए कांग्रेस को, उसके लिए भी कांग्रेस को। हम लोकसभा में भी भाजपा को हराएंगे और विधानसभा की 6 की 6 जो उपचुनाव की सीटें हैं वो भी हम दमखम से लड़ेंगे और जीतेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हुआ है, जिस तरीके की राजनीति हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, इनके जो 6 बागी हैं इनके साथ, बागी के तो दागी है हम, इनके साथ मिलके जो है वो करने का प्रयास किया है, वो उसका बहुत एक नेगेटिव मैसेज प्रदेश की जनता में गया है। और ये हर आदमी की जुबान पर है, नौजवानों की जुबान पर है
ये भारतीय जनता पार्टी ने और ये जो नेता ने दरबदर किया है, इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। और ये पहला राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जब जहां भी सरकारें टॉपल करने की अटेम्प्ट की उसमें कामयाब हुए। ये पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में कामयाब होने में सफल नहीं हुई है। पहले हमने उपचुनावों में नजीर स्थापित की, हिमाचल के लोगों में 4 की 4 सीटें हमें जिताकर विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंप के भी एक देश की राजनीति में एक नया मील पत्थर हिमाचल के लोगों में रखा। और अब ये जिस तरह को टॉपल करने का अटेम्प्ट हुआ है, इसमें जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा सबक भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के लोगों और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मिला है। आप प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के, एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है, लोगों में भी कंफ्यूजन है। मैं चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से उसका जो है वो लोगों की साफ हो जाए। जैसे जयराम जी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का गणित कमजोर है, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जयराम का गणित कमजोर है। ये जो सीटों का है कि जैसे जयराम जी बोलते हैं कमजोर है, गणित वो बोलते हैं कि 4 तारीख को हम जो है, जयराम जी बोलते हैं कि 4 तारीख को हम सरकार बनाएंगे। टेक्निकल जो है थोड़ा सवाल है कि ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम 62 के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम सरकार हमारी ही बनेगी। जयराम जी बोलते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये कैसे, थोड़ा सा ये क्या है, क्या मसला है। जयराम जी क्लेम जो करते हैं ना कि इन चुनावों के बाद हमारी सरकार बनेगी, ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत उनका बयान है। रणनीति ये है कि जिन 6 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव होने जा रहे हैं और जो प्रदेश में लोकसभा के चुनाव, वास्तव में ये जो सारा षड्यंत्र था सरकार को गिराने का, ये षड्यंत्र जेपी नड्डा और जयराम के द्वारा रचा गया। और अब इनको लगा ऐसा था कि सरकार हम गिरा दें, गिरी नहीं, सरकार बच गई। अब इनको ये लगता है कि अगर हम ऐसा एक माहौल बनाने में, क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे कि विधानसभा के उपचुनावों के बाद हम ही जीतेंगे और हमारी सरकार आएगी, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक असर जो है वो लोगों के ऊपर पड़ेगा और शायद उसका हमें लाभ होगा। रही गणित की बात, तो देखिए 6 विधानसभा की सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहा है। हाउस का नंबर 62 है ना, नॉट 62 ना, एट प्रेजेंट इज 62। ठीक है, ये जो 3 निर्दलीय हैं ये भी विधायक है, इनकी सीटें मंजूर नहीं हुई। तो 62 में से जो बहुमत चाहिए वो चाहिए 32, हमारे हैं 34। ये बिल तो हमारे पक्ष में है। देश में जो निर्दलीय हैं उनके ऊपर भी निर्णय आना है। 2 बातें हैं कि या इनका इस्तीफा मंजूर होगा, या जैसे इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ को इसको वायलेट किया है तो अयोग्य घोषित होंगे निश्चित तौर पर। दोनों में से एक चीज होने वाली है भविष्य में। तो इन 3 सीटों पर भी देर सवेर चुनाव होगा। तो किसी भी सूरत में पहली बात तो है कि 6 की 6 सीटें जो उपचुनाव की हैं कांग्रेस जीतने जा रही है। लोग बड़ा जबरदस्त जवाब देने जा रहे हैं इन दलबदलों को और इन जमीन बेचने वाले नेताओं को। और मानिए कि एकाधी सीट गलती से भाजपा जीत भी जाती है तो हाउ डज दैट मैटर? और 6 की 6 को जीत जाए तो प्रश्न नहीं पैदा नहीं, अगर जीत जाए तो प्रश्न नहीं पैदा। मैं कह रहा हूँ 6, देखिए ऐसा नहीं, आप अगर टेक्निकली पूछते हैं तब भी 34 के ये जो है 25 और 6 कितने हो गए, 31 ही हो गए। 3 निर्दलियों के अभी भी फैसला ना पाती है। मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है नहीं, इनके या तो इस्तीफे मंजूर होंगे तो सीटें खाली होंगी, और अगर अयोग्य घोषित होते हैं तभी सीटें खाली होंगी। तो बहुमत में फिर भी हम ही रहेंगे। तो आंकड़े गणित, मुख्यमंत्री ठीक कह रहे हैं कि जयराम का गणित जो है वो कमजोर है। जिद पे